नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, अकाउंटेंटों का नया साल 1 अप्रैल बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाली है और आपने बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से या सीनियर अकाउंटेंट के माध्यम से सुना होगा कि नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है। 31 मार्च से पहले इन कामों को ख़त्म कर लो, इन कामों को कंप्लीट कर लो। तो दोस्तों, ऐसा क्यों बोला जाता है? 1 अप्रैल से क्या चेंज हो जाएगा? क्या 1 अप्रैल से मेरा सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा या मैं चेंज हो जाऊंगा, मतलब अकाउंटेंट चेंज हो जाएगा या अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा या बिजनेस चेंज हो जाएगा, बिजनेस का ऑनर चेंज हो जाएगा? चेंज क्या होगा जो कि सभी लोग बोलते हैं, सीनियर्स या आप लोग भी अपने कामों को खत्म करते हो 31 मार्च से पहले? क्या चेंज होगा? तो दोस्तों, चेंज होगी डेट। 31 मार्च 2026 दोबारा लौट के नहीं आएगी। 31 मार्च 2026 दोबारा लौट के नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस डेट पे मेरे को क्या काम कंप्लीट करने हैं, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं चाहूं तो आपको लंबी चौड़ी लिस्ट दे दूं, पर मेरा लॉजिक क्लियर करना आपका यह है कि 31 मार्च 26 जो ये डेट है, इस डेट में क्या कुछ स्पेशल है, उस डेट में हमें क्या कुछ काम कंप्लीट करने हैं जो कि दोबारा नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों, आपके सॉफ्टवेयर में पुराना साल दोबारा से आप खोल सकते हो, आप अपने सॉफ्टवेयर में सब कुछ कर सकते हो, पुरानी एंट्रीज को देख सकते हो, पर 31 मार्च 26 में ऐसा क्या कुछ हो जाएगा जो कि आप नहीं कर सकते, जो कि आपको एक्चुअली करना चाहिए। तो वो क्या काम है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उस कामों की लिस्ट में जो सबसे पहला काम आता है, हालांकि मैं आपको काम बहुत सारे गिनाऊंगा अभी, पर जो सबसे पहला काम आता है, जो आपको सबसे पहले करना चाहिए, जो कि आप कर नहीं पाओगे बाद में, वो क्या है? सबसे पहला काम वो है दोस्तों, कैश इन हैंड को चेक करना। वो क्या है? वो है कैश इन हैंड को चेक करना। कैश इन हैंड को क्यों चेक करना है, उसके पीछे का लॉजिक बताता हूं दोस्तों। 31 मार्च 2026 जब निकल जाएगी, मतलब आपकी पिछले फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट, मतलब जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26, 31 मार्च 26 निकल गई, तो वो तो निकल गई। आप इसके बाद ना तो बैंक से पैसा निकाल सकते हो 31 मार्च की डेट में, उसके बाद की डेट में निकाल दोगे, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल को निकाल दोगे, पर उसकी एंट्री क्या पिछले फाइनेंशियल ईयर में पास कर सकते हो? नहीं। आपको जो पैसा जमा कराना है, अगर 31 मार्च निकल गई, तो क्या आप 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल जब भी जमा कराओगे, तो क्या उस डेट को 31 मार्च में आप एंट्री पास कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो काम वो क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि कैश जमा कराना इंपॉर्टेंट काम है या कैश निकालना इंपॉर्टेंट काम है, मैं ये कह रहा हूं कि कैश को चेक करना। कैश को चेक क्या करना है, ये समझते हैं। तो हम बैलेंस शीट में आते हैं दोस्तों, हम आएंगे कैश इन एंड में। मान लो ये फर्म अभी मेरी कोई कंप्लीट फर्म नहीं है, मैं केवल आपको बस लॉजिक बता रहा हूं कि करना क्या है। आज की तारीख में, मतलब 28 मार्च या 29 मार्च को, इसके पास फर्म के पास है 3,52,780 रुपए कैश। अब उम्मूमन होता क्या है कि हम कैश को प्रॉपर्ली मैनेज, कुछ फर्मों में जो अच्छी फर्म्स है उसमें मैनेज होता है, कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो कि मान लो 44 AD में रिटर्न फाइल होनी है, किसी में क्या है कि आपको कैश के खर्चे डालने हैं। तो मान लो इस फर्म में 3,52,000 रुपए का कैश है। अभी हो सकता है कि मेरे को खर्चे डालने हैं 10 लाख रुपए के। खर्चे डालने का मतलब क्या होता है, ये कुछ एक्सपीरियंस अकाउंटेंट आप हो गया, आपको पता होगा। जो एक्सपीरियंस नहीं है उनको बता दूं कि मान लो आपको कुछ खर्चे डालने हैं जो आपके ऑनर ने कर लिए, या आपको प्रॉफिट को मैनेज करने के लिए डालने हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म है, आप सभी समझदार हो। मान लो आपको अपने प्रॉफिट को मैनेज करना है, तो उसके लिए आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए। पर अगर 31 मार्च की डेट निकल गई, तो आप उस कैश को बैंक से विड्रॉ तो कर लोगे, पर 31 मार्च में विड्रॉ नहीं करोगे, तो उसका इंपैक्ट इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं आएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों, वो क्या है कि कैश इन हैंड को देखना कि क्या आपके कैश के खर्चे कितने हैं, आपका प्रॉफिट का रेशियो क्या आ रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंगली कैश को मैनेज करना है। कैश इन हैंड को देखने का मतलब ये नहीं कि इसको ये देखना नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये मुद्दा नहीं है। नेगेटिव कैश तो कभी होता ही नहीं है। अब आप बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कर दोगे मेरा नेगेटिव कैश है, इसको पॉजिटिव कर दो, तो अपनी जेब से तो कोई कैश डालेगा नहीं। नेगेटिव कैश कभी नहीं होता बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, क्योंकि कैश नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो क्यों हो गया, उसके पीछे का लॉजिक समझो। आपने क्या गड़बड़ कर दी, आपने 1 लाख की एंट्री 10,000 में चढ़ा दी, या 10,000 की एंट्री 1 लाख में चढ़ा दी, वो जो भी उसके पीछे का रीजन है, या आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया पर कैश की सेल नहीं काटी, है ना। वो मल्टीपल अलग अलग रीजन हो सकते हैं, बट कैश कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रैक्टिकल जगत के अंदर माइनस नेगेटिव नहीं होता है। यहां पे जो केवल मैं आपको लॉजिक समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि आपको कैश को चेक करना और कैश को मैनेज करना है अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली, अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली, कि भाई मेरे पास पिछले फाइनेंशियल ईयर में मैंने कितने खर्चे करे हुए थे, या आज की तारीख में मेरे को कितना अपना प्रॉफिट मैनेज करना है। मुझे अगर कैश मेरे पास एक्सेस है तो मैं 31 मार्च तक उसको जमा करा दूं, अगर मेरे पास कैश कम है तो मैं कैश को निकाल लूं।
क्योंकि 31 मार्च जो डेट है वो निकल गई तो वो दोबारा नहीं आएगी, और वो दोबारा नहीं आएगी तो आप उस डेट की एंट्री को पास नहीं कर पाओगे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है पिछले 15-16 साल का, वो सबसे, और जो मैं करता हूं, जो मैं अपनी फर्म्स में सबसे पहले क्या चेक करता हूं कि भाई कैश इन हैंड मेरे पास कितना है जो कि मेरे को मैनेज करने के लिए चाहिए, वो मेरे पास कैश इन हैंड है या नहीं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो है आपका कैश इन हैंड। उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण काम, दूसरा आपके सामने महत्वपूर्ण काम क्या है कि आपने एमएसएमई का पेमेंट किया है या नहीं किया। जो 15 डेज 45 डेज वाला जो क्लोज है सेक्शन 43BH, उसको आपने फुलफिल किया है या नहीं किया। आपने एमएसएमई के पेमेंट कर दिए हैं या नहीं कर दिए, क्योंकि अगर आपने पेमेंट नहीं करा तो आप जब एक्चुअल पेमेंट करोगे तभी आपको खर्चा अलाउ होगा। तो आपको दोस्तों सेक्शन को देख लेना है। हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है बहुत, जब ये सेक्शन आया था 43BH के ऊपर। तो आपको इस सेक्शन की कंप्लेंसेस को पूरा करना है कि आपने अपने एमएसएमई क्रेडिटर्स का पेमेंट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ये दूसरा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि 31 मार्च से निकल गई तो फिर आपको दिक्कत होगी। तीसरा महत्वपूर्ण काम दोस्तों क्या है, जो लोग कैश की सेल करते हैं, जिन लोगों के पास रिटेल काउंटर है और उनकी कैश की सेल होती है, वो देख लो कि भैया आपका प्रॉफिट वगैरह मैनेज है या नहीं है, आपका प्रॉफिट वगैरह प्रॉपर्ली मैनेज है नहीं, आपको कहीं सेल काटनी तो नहीं है, आपका कैश नेगेटिव तो नहीं है। होता क्या है जनरली, कैश नेगेटिव के पीछे का लॉजिक मैं आपको बता दूं। कैश नेगेटिव कब होता है, कैश नेगेटिव तभी होता है या तो आप कोई क्लैरिकल एरर कर दो कि आपने पेमेंट किया 10,000 रुपये, गलती से आपने पेमेंट वाउचर 1 लाख का पास कर दिया, तो आपका 90,000 रुपये सीधा सीधा कैश कम हो गया। आपने 1 लाख रुपए कोई पेमेंट करा, आपने एंट्री पास कर दी 10 लाख की, 9 लाख रुपए सीधा सीधा कैश उड़ गया। आपने बैंक में जमा कराया 10 लाख रुपए, आपने एंट्री पास कर दी 1 लाख रुपए की, 9 लाख रुपए कैश आपका बढ़ गया। ये तो हो गई क्लैरिकल मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक क्या होती है दोस्तों, हम बैंक में पैसा जमा करा देते हैं। हम क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करा देते हैं, जो हमारी कैश की सेल है हमने बैंक में जमा करा दिया 10 लाख रुपए, पर दोस्तों हमने सेल नहीं काटी। जब आपने सेल नहीं काटी तो आपका कैश इन हैंड बढ़ा नहीं, जब आपका कैश इन हैंड बढ़ा ही नहीं तो आपका क्या हुआ, कैश इन हैंड नेगेटिव हो गया। तो आपको दोस्तों 31 मार्च से पहले चेक करना है कि आपकी कैश की सेल जो है वो आपकी कैश इन हैंड के अकॉर्डिंगली पूरी है या नहीं है। ये दो, मतलब अल्टीमेटली बात घूम फिर के वहीं आ रही है कि कैश को मैनेज कर लो। कैश अगर मैनेज नहीं करोगे 31 मार्च से पहले तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी, है ना। और तो सारे काम आप कर लोगे, और सारे काम हो जाते हैं, जीएसटी का रिकंसिलिएशन, अमेंडमेंट, सब काम हो जाएगा, पर कैश वाला जो डेट है, जो 31 मार्च की जो डेट निकल जाएगी वो दोबारा नहीं आएगी, और उस डेट में आप बैंक के ट्रांजैक्शन दोबारा से नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सॉफ्टवेयर भी वही है, अकाउंटेंट भी वही है, बिजनेसमैन भी वही है, सब कुछ वही है, बिजनेस भी वही है, पर वो डेट वो नहीं है, डेट निकल गई है। और डेट निकल गई तो दोस्तों उस डेट में होने वाला काम क्या इंपॉर्टेंट है, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो डेट द्वारा नहीं आएगी। चलो अब दूसरे महत्वपूर्ण कामों की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि देखो लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है। जो इंपॉर्टेंट काम था वो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया। दूसरा महत्वपूर्ण काम कि हमें अपनी टैली में फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है। टैली में क्या करना है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है। फाइनेंशियल ईयर चेंज दोस्तों कैसे होता है, सिंपली आपको Alt F2 की को प्रेस करना और यहाँ पे आपने 1/4/26 से 31 मार्च 27 कर देना है। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका नया साल ओपन हो जाता है। ठीक है, तो बोलो जय माता की, आपका नया साल दोस्तों ओपन हो गया। ठीक है, तो नए साल की बधाई हो आपको। सिंपली आपको केवल 1/4/26 से लेकर 27 तक जो भी आपका फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो कभी कोई फ्यूचर में देखे तो उसके लिए बोल रहा हूँ। तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर जो नया स्टार्ट हो रहा है, बस आप उस डेट को मेंशन कर दो, आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर दोस्तों ओपन हो गया। हम P&L में आते हैं तो आप देखोगे मेरे P&L में कोई भी सेल परचेज नहीं है, क्योंकि नया साल मेरे यहाँ पे ये ओपन हो गया। दूसरा तरीका दोस्तों क्या होता है कि आप डेटा को स्प्लिट कर दो, आप डेटा को स्प्लिट कर दो, पर डेटा स्प्लिट में रिकमेंड नहीं करता है 31 मार्च को कभी भी। डेटा स्प्लिट आप तब करोगे जब आपकी मार्च की GSTR 1 एंड GSTR 3 भी चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, डेटा आपको स्प्लिट कब करना है, बाकी आप समझदार हो, आपको देख लेना जब आप स्प्लिट करना चाहो। मेरे हिसाब से डेटा स्प्लिट आपको तब करना चाहिए जब आपका मार्च का 1 और 3 भी चला है। डेटा स्प्लिट करने के लिए आपको Alt Y की को प्रेस करना होता है, स्प्लिट में आना होता है और स्प्लिट डेटा के ऊपर क्लिक करना होता है। वेरीफाई कर लेगा अपने आप स्प्लिट पे क्लिक करोगे। इसके बाद दोस्तों आपकी दो कंपनी बन जाएंगी, एक कंपनी 1/4/26 से और एक कंपनी 1/4/25 से। ठीक है, तो दो कंपनी दोस्तों आपकी बन जाती है। ये आप इस तरीके से डेटा को स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण काम, दो काम महत्वपूर्ण काम मैंने आपको बता दिए। नंबर 1 कैश को मैनेज करना, नंबर 2 कैश सेल चेक कर लेना, नंबर 3 MSME का पेमेंट कैटर जो है आपके यहाँ। ठीक है, नंबर 4 आपको 180 डेज वाला जो पेमेंट है दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा पेमेंट है, आपके कोई ऐसे क्रेडिटर हैं
जिनकी आपने आईटीसी क्लेम की है बट उनका पेमेंट नहीं किया अभी तक आपने, तो उसका दोस्तों पेमेंट आपको करना है, नहीं तो आपको आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा। पर इस साल का काम इसी साल में खत्म कर लोगे तो जीएसटी 9 फाइल करने में आसानी रहेगी, ऑडिट कराने में आसानी रहेगी। अगर आप सोचो नहीं मैं तो साहब अगले साल देखूंगा पेमेंट का आईटीसी रिवर्सल अगले साल करूंगा, तो नहीं दोस्तों, इसी साल में, इसी साल की 3B में जो आपको रिवर्सल करना है वो आप कर लो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि दोस्तों मार्च का जो 1 और 3B दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मार्च का 1 और 3B दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन दोनों को आपको अच्छे से फाइल करना है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों ये काम हमने सारे समझ लिए। अब हमें अगला काम जो महत्वपूर्ण है वो क्या करना है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, इनवॉइस नंबर को चेंज करना है। इनवॉइस नंबर जो है हमारा 1 नंबर से द्वारा से स्टार्ट होना चाहिए, उसके पीछे फाइनेंशियल भी चेंज होना चाहिए। तो दोस्तों इनवॉइस नंबर हम कैसे चेंज करेंगे, सिंपली आपको ऑल्टर में आना है और यहाँ पे आपको वाउचर टाइप में आना है। ठीक है, वाउचर टाइप में आपको क्या करना है, सेल का वाउचर या जो भी आपके सेल के आपने वाउचर बना रखे हैं, जैसे कुछ लोग एक्सपोर्ट सेल, रिटेल सेल, होलसेल सेल, इस तरीके से वाउचर बनाते हैं, उन वाउचर्स को दोस्तों आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों आपको आ जाना है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग के अंदर। ठीक है, ऑटोमेटिक आपकी मेथड ऑफ नंबरिंग है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेट ऑल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स, आपने इसको यस कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो ये कंपनी मेरे पास काफी समय से चली आ रही है, तो इसकी हमेशा 19 से हम डेट्स को चेंज करते हुए आ रहे हैं और अभी हमें डेट को चेंज करना है। तो हमारी नई नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 नंबर से स्टार्ट होगी। प्रीफिक्स हम क्या रखना चाहते हैं और सफिक्स क्या रखना चाहते हैं वो हम यहाँ बता देंगे कि भाई 1/26 से जो मेरी कंपनी का नाम है वो डायमंड इंटरनेशनल है, और जो मेरा सफिक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो मेरा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा नया फाइनेंशियल क्या स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 26-27। तो ये एक और महत्वपूर्ण काम है जो आपको कंप्लीट करना है। तो ये हमने इस प्रीफिक्स और सफिक्स को डाल दिया और हमारा नया सीरियल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। हम इसे कंट्रोल A की को प्रेस कर देंगे, अगेन कंट्रोल A की को प्रेस कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों जो भी आपने सेल के वाउचर बना रखे हैं उनको आप चेंज कर दोगे। परचेज के वाउचर में भी अगर आपने प्रीफिक्स सफिक्स डाल रखा है तो आप चेंज कर दोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, वाउचर की को प्रेस करता हूँ और F8 सेल की को प्रेस करते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ देखोगे कि मेरा नया प्रीफिक्स सफिक्स और 1 नंबर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको वाउचर नंबरिंग को भी चेंज कर लेना है। तो ये तो होगा दोस्तों आपको टैली के महत्वपूर्ण काम, टैली में फाइनेंशियल को चेंज करना या स्प्लिट करना डेटा को, या वाउचर नंबरिंग को चेंज करना, ये आपके टैली के महत्वपूर्ण काम हो गए। अब फाइनल अकाउंट से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण काम है जो हम कर सकते हैं 31 मार्च से पहले, या मार्च की 1 और 3B से पहले हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनल अकाउंट होता क्या है, बहुत सारी परिभाषाएं आपने सुनी होंगी, बहुत सारे महानुभाव एक्सपीरियंस अकाउंटेंट सीएस प्रोफेशनल से आपने सुना होगा, बट मेरा जो तजर्बा कहता है कि फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट क्या होता है या बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल करना क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करना क्या होता है। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि भाई मेरे अकॉर्डिंगली, कोई परिभाषा कहीं लिखी नहीं है, मैं कहीं किसी पे थोप नहीं रहा, मेरे हिसाब से जो मेरा तजर्बा कहता है, जो मैंने झेला है वो कोर्स में और वीडियो में पेला है। तो मेरे हिसाब से फाइनल अकाउंट करना क्या होता है, रिकंसिलेशन ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड कंपैरिजन विद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो आपका प्रीवियस, अब तो ख्याल आ रहा है कि ये चलो हाँ, रिकंसिलेशन ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड कंपैरिजन विद प्रीवियस फाइनेंशियल, ये 2 काम आपको करने हैं दोस्तों। ये 2 काम अगर आप कर लेते हो तो 90 to 95% आपका सारा काम जीएसटी 9 ऑडिट सब कुछ खत्म हो जाता है। ये 2 काम आपको करने हैं। इन 2 कामों के अंदर आता क्या है इसको तो मैं आज की वीडियो में नहीं बताने वाला, मतलब मैं आपको समरी बता देता हूं पर डिटेल में नहीं बताऊंगा दोस्तों। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हो, हमारा लाइव बैच स्टार्ट है, वो आप लो या मत लो, ये मत सोचना वीडियो के बीच में बोल रहा हूँ तो लो ही लो, बिल्कुल मत लो, मर्जी आपकी है। हालांकि हमारी तो सीटें फुल हो चुकी हैं, बट चूंकि एडमिशन की लास्ट डेट 31 मार्च 2026 है। एडमिशन की लास्ट डेट क्या है दोस्तों, 31 मार्च 2026। तो हम भी नए फाइनेंशियल में नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा हम कर रहे हैं। तो अगर आप सब कुछ डिटेल में प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो हमारी लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 1 अप्रैल 26 से स्टार्ट हो रही है। कमाल की बात क्या है कि इस बार हम इसमें AI भी सिखा रहे हैं, AI क्लासेस सिखा रहे हैं, वो भी ICAI की फैकल्टी के द्वारा, जो कि AI के ट्रेनर है। तो ये केवल 5 क्लासेस के अंदर आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छी अच्छी चीजें AI के सिखाने वाले हैं जो कि कमाल की है। ठीक है, सो ये आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। फीस बहुत ही छोटी सी है, हालांकि आपको कहोगे कि नहीं सर फीस तो बड़ी है, पर जब आप सीखोगे तो आप कहोगे सर फीस कुछ भी नहीं है, इससे हमने बहुत 1000 गुना पैसा कमा लिया आपकी वीडियो से, आपके कोर्स के माध्यम से। शाम को क्लासेस होती हैं दोस्तों 8 से 10 की, कन्वीनियंट रहता है, आप काम से आए होते हो, आप सिंपली अपना रिलैक्स होकर वीडियोस को देख सकते हो। लाइव क्लासेस होती हैं, 3 महीने तक लाइव चलती हैं, 1 साल तक उसकी वैलिडिटी रहती है। ध्यान रखिए जो लास्ट डेट है दोस्तों वो क्या है, 31 मार्च 2026। ठीक है, आप चाहें तो रिकॉर्डेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो,
लाइव की रिकॉर्डेड बैच में भी अपलोड की जाती है। डिटेल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, बैक टू द पॉइंट कि भैया फाइनल अकाउंट क्या है, यह हमें 31 मार्च से पहले और क्या महत्वपूर्ण काम खत्म कर सकते हैं। तो फाइनल अकाउंट क्या है, रिकंसिलिएशन ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड कंपैरिजन विद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो रिकंसिलिएशन में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको रिकंसिलिएशन में दोस्तों क्या करना है, आपको करना है जीएसटी का रिकंसिलिएशन, ठीक है। जीएसटी का रिकंसिलिएशन क्या करना है, जीएसटी 1 वर्सेस जीएसटी 3B को मिलाना है। कैसे मिलाना है थोड़ा सा चलो इसके ऊपर मैं आपको देख लेते हैं। हम लोग जीएसटी पोर्टल को भी ओपन कर लेते हैं। डिटेल में तो नहीं चर्चा कर पाएंगे बट मैं आपको काफी कुछ क्लियर कर देता हूं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट करो। दोस्तों हमने जीएसटी पोर्टल खोल लिया। सबसे आसान सा तरीका क्या है, सर्विसेज में आओ, रिटर्न में आओ, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन में। हालांकि ये काम मैं अगेन आपको बता दूं, ये काम केवल मैं आपको बता रहा हूं, पर ये 31 मार्च से पहले करने वाला काम नहीं है। ये काम आपका कौन सा है, ये मार्च की 1 और 3B से पहले करने वाला काम है। ये काम जो मैं अब आपको बता रहा हूं ये 31 मार्च से पहले करने वाला काम नहीं है। 31 मार्च से पहले करने वाला काम मैंने आपको बता दिया कि कैश को मैनेज करना, फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना, वाउचर की नंबरिंग को चेंज करना है, एमएसएमई के पेमेंट को चेक करना, 180 डेज वाले जो भी आपने क्रेडिटर आपके 180 दिन से जो पुराने हैं उनके पेमेंट को आपको चेक करना है, ठीक है। अब जो काम करना है वो है दोस्तों मार्च की 1 और 3B से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। उसके बाद ये नहीं कि ये आप आगे करोगे ऑडिट के समय पे, ये भी आपको अभी करना है। तो ये काम क्या करना है दोस्तों, आपको चेक करना है कि मेरे 1 और 3B रिकंसाइल है या नहीं है। नहीं है तो मार्च की 1 और 3B से पहले उन्हें रिकंसाइल कर लो। जैसे कि हमारे केस के अंदर देख रहे हो दोस्तों आप, यहाँ अप्रैल 25 से लेके और फेब 26 तक आपको कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 और 3B में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों आप 2B और 3B के डिफरेंसेस को भी चेक करोगे। तो इन डिफरेंसेस को आपको चेक करना है और ये जरूरी नहीं कि आप कंपैरिजन टूल से चेक करोगे दोस्तों, आपको अपनी बुक्स के साथ में मिलाना है। डिटेल में चर्चा कोर्स में करता हूं और वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी सिखा रखा है, आप चाहो तो पिछली वीडियोस को भी देख सकते हो। तो महत्वपूर्ण रिकंसिलिएशन क्या हो जाते हैं दोस्तों, जीएसटीआर 1 वर्सेज जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B वर्सेज बुक्स, जीएसटीआर 1 वर्सेज बुक्स, जीएसटीआर 2B वर्सेज जीएसटीआर 3B। ये रिकंसिलिएशन दोस्तों अगर आप कर लेते हो तो आपका 90% दोस्तों काम ऑडिट का कंप्लीट हो जाएगा, जीएसटी 9 का कंप्लीट होगा। क्योंकि जब आप ये रिकंसाइल कर लोगे दोस्तों तो आपका बुक्स, P&L, आईटीसी, क्रेडिटर, डेटर ये सब रिकंसाइल हो जाएंगे। क्योंकि 1 से क्या रिकंसाइल होगा, क्रेडिट 1 से आपके डेटर रिकंसाइल होंगे, 3B से आपका क्या रिकंसाइल होगा, या 2B से आपके क्या रिकंसाइल होंगे, आपके क्रेडिटर रिकंसाइल होंगे। तो दोस्तों जब आप रिकंसिलिएशन करते हो, मैंने क्यों बोला फाइनल अकाउंट क्या है, रिकंसिलिएशन ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। रिकंसिलिएशन जब आप एक करते हो ना तो आपके अनेक रिकंसिलिएशन होते हैं। मान लो आप कैश रिकंसाइल कर रहे हो तो आपका बैंक भी रिकंसाइल होगा, कैश से रिलेटेड खर्चे भी रिकंसाइल होंगे, जो आपके पास कैश की रिसीप्ट्स हैं वो भी रिकंसाइल होंगी, आपके कैश से रिलेटेड क्रेडिटर डेटर भी रिकंसाइल होंगे। तो आप इसकी गहराई को समझो रिकंसिलिएशन वर्ड को, ठीक है। तो ये आपको महत्वपूर्ण काम दोस्तों करने हैं जीएसटी के रिकंसिलिएशन को लेके। इसके बाद अगला काम आपको क्या करना है दोस्तों, बैंक कैश को रिकंसाइल कर लो, बैंक को रिकंसाइल कर लो, डेटर को रिकंसाइल कर लो, क्रेडिटर को रिकंसाइल कर लो। हालांकि जो मैंने अभी रिकंसिलिएशन बताया इसी में सारा कुछ आपका कवर अप हो जाएगा। इसके बाद जो दोस्तों महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है कंपैरिजन करना, दो फाइनेंशियल के बीच में कंपैरिजन करना। मैंने यहाँ पे दो टैली खोल ली है, एक में मैं खोल लेता हूँ 24-25। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, पर कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अगर सीखना है तो वीडियो तो लंबा करना पड़ेगा। तो ये हमने क्या कर लिया, 24-25 का फाइनेंशियल ओपन कर लिया। यहाँ पे हमने, हालांकि ये मेरी कोई ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं है, ये केवल एक नॉर्मली डेटा मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैंने 24-25 ओपन कर लिया। दूसरी तरफ दोस्तों मैं क्या करूंगा, 25-26 को ओपन करूंगा और मैं बहुत रफ सा डेटा लेके आया हूं आपके लिए जिससे कि आपको पकड़ में आ जाए चीजें। ये मैंने 25-26 ओपन कर लिया और यहाँ पे दोस्तों हमने F12 की को प्रेस करा, परसेंटेज को यस कर लिया, कंट्रोल है। पिछले साल दोस्तों मेरा परसेंटेज क्या था, मेरा जीपी था पिछले साल 14 लाख रुपए, ठीक है। जीपी था मेरा 15%। अभी मेरा बुक्स में जीपी कितना आ रहा है, 67%, 67%। इसको कैसे मैनेज करना है ये कोर्स में सिखाया जाता है। कैसे आप क्लोजिंग स्टॉक के साथ खेलोगे, कैसे आपको खर्चे डालने हैं, कैसे आप 1 घंटे में अपनी बुक्स को सारी को फाइनल कर दोगे, ये कोर्स का पार्ट है दोस्तों। ये अभी इसमें वीडियो में पूरा कवर अप नहीं हो सकता, पर मैं आपको रफ डेटा लेके आया हूं, कैसे चीजों को आपको सही करना है उसकी मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूं, ठीक है। समझदार अकाउंटेंट अपने आप कर सकता है, जिसको ज्यादा तजर्बा लेना वो कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो यहां दोस्तों मेरा जीपी आ रहा है 67%। अब इसको हमें कैसे लेके आना 15 तक, ये जादू
कोर्स में सिखाया जाएगा। दोस्तों यहाँ मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 8%, यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 65%। इसको क्या करना है, इसको कोर्स में सिखाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों सेम है, ये कैसे चीज़ों को चेंज करा जाता है, कैसे सीएज लोग या प्रोफेशनल इन स्टॉक के साथ खेलते हैं, कैसे वो स्टॉक को मिनटों में फाइनलाइज कर देते हैं, क्या स्टॉक की वैल्यू रखनी है, क्या जीपी रखना है, क्या एनपी रखना है। हालांकि ये मेरी एक नॉन ऑडिटेड फर्म है, ये मैं आपको एक नॉर्मल और रफ डेटा दिखा रहा हूं, पर इसको सही कैसे करना है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कंपैरिजन विद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि दोस्तों अकाउंटेंसी में कंसिस्टेंसी चाहिए। आपका जो जीपी पिछले साल था वही जीपी इस साल लगभग उसके आसपास होना चाहिए, अगर आपका बिजनेस सेम है। अगर बिजनेस का मॉड्यूल चेंज हुआ है तो बात अलग है, जीपी चेंज हो सकता है, एनपी चेंज हो सकता है, बट अगर बिजनेस सेम है तो जीपी एनपी सेम होगा। बिजनेस में कुछ चेंजेस आए हैं, कोई आपने नया बिजनेस ऐड किया, कोई बिजनेस का मॉड्यूल को चेंज किया, तो आपका जीपी एनपी भी दोस्तों चेंज हो सकता है, बट वो सब मैनेज आपको ही करना पड़ेगा अकाउंटेंट होने के नाते। तो मीनवाइल अब निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि डरना कुछ नहीं होता है। 31 मार्च डेट आपकी चली जाएगी, तो 31 मार्च को जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करने वाला है वो है कैश को मैनेज करना। आपने कैश निकालना है बैंक से तो निकालो, आपने जमा करना है तो जमा करो। जो आपको मैनेज करना है वो आप 31 मार्च से पहले कर सकते, 31 मार्च तक करोगे, उसके बाद करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण काम, साल को चेंज करो। तीसरा महत्वपूर्ण काम, वाउचर की नंबरिंग को चेंज करो। चौथा महत्वपूर्ण काम जो कि आपको 1 और 3B से पहले करना है वो है आपके जीएसटी के रिकंसिलिएशन। उससे अगला महत्वपूर्ण काम आपको कंपैरिजन करना है पिछले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड। तो दोस्तों ये आज का वीडियो, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लाइफ टाइम व्हाट्सअप सपोर्ट होती है, चाहे आप लाइव कोर्स ज्वाइन करो चाहे रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करो। कोई भी आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में, कोई भी प्रैक्टिकल जगत में अकाउंटिंग के में आपको कोई भी इशू आता है तो आप वो व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट करके या कॉल करके अपनी समस्या का समाधान भी ले सकते हो। आज का वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।